मैं नविता क्लासेज में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के मास्टर स्ट्रोक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या एचपीएससी हो, और ये बहुत ही हिट टॉपिक हैं और साइंस के ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामों में देखे गए हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, पहला टॉपिक है आपका इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है ना, जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो हमें किसी भी डिजीज से बचा के रखती है। ठीक है, उसमें जो हम बॉडी को जो मेंटेन रखते हैं या हमें इम्यूनिटी मिलती है, हम स्ट्रोंग रहते हैं, कोई भी बीमारी हमारे ऊपर अटैक ना करे, चाहे वो बैक्टीरियल है या कोई वायरस टाइप का अटैक है। देखिए ये कितने टाइप के, आईजीजी, आईजीजीए, आईजीई, आईजीएम। ठीक है ना, ये इम्यूनोग्लोबिन होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमें मतलब इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है ना, एंटीबॉडी की फॉर्म में ये हमारी रक्षा करते हैं। जो सबसे ज्यादा पाया जाता है आईजीजी पाया जाता है ब्लड के अंदर। ब्लड में 75% सीरम में आईजीजी पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एंटीबॉडी की फॉर्म में, जो भी कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस हमारे ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहले आईजीजी ही फंक्शन में आता है और वो उस बैक्टीरिया को एंगल बाउंड करके और फैगोसाइटोसिस में पहुंचाने का काम करता है। सीरम में 75% आपका आईजीजी मिलता है। कभी भी अगर बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन हो तो सबसे पहले प्रोटेक्शन में ये आगे आता है। उसके बाद आईजीजी, आईजीए, ए जो है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में सलाइवा में मिलता है, आपको थूक में, स्वेट में, पसीने में, या कोई भी बॉडी का स्क्रीशन है, ठीक है ना, उसमें आपको आईजीए मिलता है। टीयर में, आंसुओं में भी आपको ये मिलता है। ये कई बार पूछा गया है कि सलाइवा में किस टाइप का एंटीबॉडी होती है, आई स्वेटिंग में किस टाइप की होती है, या कोई भी बॉडी से स्क्रीशन अगर होता है, किसी भी टाइप का स्क्रीशन अगर बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, टीयर जो आंसू हैं उनमें किस टाइप की एंटीबॉडी होती है। आईजीई, आईजीई का फंक्शन मैंने यहां नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं। देखिए जब भी आपको कोई ना एलर्जी होती है, एलर्जी को मेडिएट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, कम डाउन करने के लिए आपका आईजीई फंक्शन करता है। जब भी आपकी एलर्जी होती है बॉडी में, तो डॉक्टर कैसे देखता है कि इसको एलर्जी है? आपकी बॉडी में आईजीई की मात्रा बड़ी मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी, वहां से हमें पता लगेगा कि आईजीई अपना काम कर रहा है, कोई भी टाइप की इंफेक्शन हो उसको रोकने में हेल्प कर रहा है। तो ये एलर्जी में ई से आप याद रखना, ई से एलर्जी, ठीक है। आईजीएम, ये एक आईजीएम ऐसी एंटीबॉडी है जो बच्चा, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके बच्चे तक कैसे खाना पहुंचता है और इम्यूनिटी कैसे पहुंचती है। अगर कोई बैक्टीरियल वायरल अगर इन्फेक्शन हो जाए तो, क्योंकि उसकी तो जो बोन मैरो है या थाइमस है जहां से एंटीबॉडी रिलीज होती है, वो तो डेवलप नहीं हुआ है। देखिए यहां से मुझे एक चीज और याद आ गई कि जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो साइट है वो दो होती है। एक तो बोन मैरो, हमारी बॉडी में बोन मैरो होती कहां है? जो ये बोन है ना, ये वाली बोन लेग की, ठीक है, इसमें बोन मैरो होती है। और दूसरा होता है थाइमस, ये दो जगह होती है। बेटा इसको याद रख कर लेना, जैसे जैसे कोई टॉपिक आता है तो मैं बता देता हूं उन चीजों को। ये प्लेसेंटा में ये ट्रांसफर करती है कौन? आईजीएम, और बच्चे को ये किसी भी तरह के, ये मां के द्वारा पैदा की गई एंटीबॉडी है, मदर के द्वारा, और ये बच्चे तक पहुंचती है प्लेसेंटा और उसको किसी भी बीमारी से बचा के रखती है। ये था हमारा इम्यूनोग्लोबिन से रिलेटेड। अब आप एंटीबॉडी है या प्रोटीन है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए क्या फार्मूला अपनाएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कोई भी एंटीबॉडी अगर देखनी है और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी देखनी है कि ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी हुई है। ठीक है, पहली तो बात, जब भी हम किसी भी प्रोटीन, अब देखिए कोई भी एंटीबॉडी है आपकी, चाहे आपकी ए है, चाहे आपकी एम है, चाहे आपकी ई है या जी है, ये एंटीबॉडी जो है सारी की सारी क्या है? ये प्रोटीन ही तो होती है। तो प्रोटीन को देखने के लिए बॉडी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो इस टेक्निक जो प्रोटीन का प्रोडक्शन देखे या उसको जांचे कि कितनी क्वांटिटी में है, उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है,
ये आप बच्चे याद कर लेना, वेस्टर्न ब्लोटिंग, ये एग्जाम में पूछा गया। प्रोटीन को जांचने के लिए या उसकी क्वांटिटी देखने के लिए किस टेक्निक का यूज किया जाता है, वो है आपकी वेस्टर्न ब्लोटिंग। अब इसी में मैं बता देता हूं, अब और याद आ गया, ये तो था प्रोटीन के लिए। अगर आपसे पूछा जाए डीएनए के लिए क्या होता है, डीएनए को जांचने के लिए होता है साउदर्न ब्लोटिंग, साउदर्न ब्लोटिंग, ठीक है, साउदर्न ब्लोटिंग, ठीक है। अब जो थर्ड है वो है, थर्ड ये आपका प्रोटीन का हो गया, ये आपका डीएनए का हो गया। जो थर्ड है वो है आरएनए का। आरएनए को देखने के लिए होता है आपका नॉर्दर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग। ये साइंस के जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम है भी, उनमें उनको तो पता ही होगा, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनको रट लें। प्रोटीन को जांचना तो वेस्टर्न ब्लोटिंग, डीएनए को जांचना है तो साउदर्न ब्लोटिंग, आरएनए को जांचना है तो नॉर्दर्न ब्लोटिंग, ठीक है ना, ये है। अब मैं बात करूंगा पाश्चराइजेशन के ऊपर। पाश्चराइजेशन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पाश्चराइजेशन होता है, मिल्क का पाश्चराइजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, पास्चर ने ये जनरेट किया था, पास्चर एक साइंटिस्ट थे। मिल्क का जो पाश्चराइजेशन है वो दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। जो सेकंड होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। जब लो टेम्परेचर हो तो लो टेम्परेचर मतलब 63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कई बार इसको 62 टू 63 बोल दिया जाता है, लेकिन 63 टू, ठीक है, 62 टू 63 आई वो भी ठीक है, लेकिन अगर एक ही दिया हो तो 63 को करेक्ट करना आपको। कितने टाइम के लिए? 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, ठीक है ना, ये याद रखना बच्चे। अगर वो एक इस टाइप की डायरेक्शन में पूछे तो 62 टू 63 ठीक है, अगर वो सिंगल टर्म में पूछे तो 63 एकदम करेक्ट है। कितने मिनट के लिए हम मिल्क को उबालेंगे? 30 मिनट के लिए। लेकिन हाई टेम्परेचर कितना होगा? 72 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर वाले में 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। ये होता है, ये दो प्रोसेस होते हैं जब हम मिल्क को पाश्चराइजेशन करते हैं। मिल्क का हम जो पाश्चराइजेशन करते हैं ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे और लंबे टाइम तक हम मिल्क को बचा के रख सकते हैं। नॉर्मली हम अपने घरों में करते हैं, ठीक है। ये हैं दो प्रोसेस। आप ये बार बार पूछा गया है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि, और ये तो अभी भी फिलहाल एफएसएल के एग्जाम में भी आया है, और आपका क्या नाम है, अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये आया था, ठीक है। उसके बाद बात करूंगा, हाँ एक क्वेश्चन था, जो मिल्क है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? उसमें केसिन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? केसिन प्रोटीन होता है। और मिल्क के अंदर कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है मिल्क के अंदर? बताइए। लैक्टोज, ठीक है। आपने एक डिजीज सुनी होगी, जिस कुछ आदमी ऐसे हैं जो मिल्क नहीं पीते क्योंकि उनको क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस है। इंटॉलरेंस ये एक डिजीज होती है जिस में क्या होता है, लैक्टोज का ठीक से ब्रेक डाउन करने के लिए ये एंजाइम होता है लैक्टेज, ये बॉडी में नहीं बनता है, लैक्टेज बॉडी में नहीं बनता है, इसलिए मिल्क ऐसा कैसा ही हमारी बॉडी, उनकी बॉडी में जिनको भी ये बीमारी है लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मिल्क में प्रोटीन कौन सा होता है आपका? कैसीन। कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है आपका? लैक्टोज। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि मिल्क लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड में भी क्या है? इमल्सन है, इमल्सन है या कोलाइडल है? बच्चे आप कमेंट करेंगे इसको, अगर जो भी बच्चा अगर इसको देख रहा है तो मुझे बताइए इमल्सन, मिल्क इमल्सन, ये भी एग्जाम में आया HSSC में, HPSC में एक एग्जाम में, कि मिल्क इमल्सन होता है या कोलाइडल होता है, तो ये मुझे बताना। उसके बाद मैं अभी बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट में, डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। उसके बारे में एक में क्या, कई बार ये रिपीट हुआ है। देखिए, जब फारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस है उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस जितना भी गिवन है, मान के चलिए 40 डिग्री सेल्सियस को आप जानना चाहते हैं वो कितने फारेनहाइट के बराबर है, ठीक है, ये जानना चाहते हैं ना, तो डिग्री सेल्सियस +32
मल्टीप्लाइड बाय 9/5। अब मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको। 40 डिग्री सेल्सियस को हम फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे 40 कर दीजिए, ये क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस था, प्लस 32 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाइड बाय 9/5 कितना हुआ 72 इंटू 9/5। इसको काट दीजिए 5 1 2 5 4 देन 5 4, ये हो गया आपका। ठीक है ना। अब देखो 14.4 इंटू 9 ये करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 9 चौका 36 3, फिर 9 चौका 36 और 3 39 3 9 12, ये आपका फारेनहाइट आ गया। 129.6 फारेनहाइट के बराबर होता है क्या 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 129.6 फारेनहाइट। ठीक है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आप जब कैलकुलेट करेंगे -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, इसके बराबर होता है। समझ में आई। ये चीजें आपको ध्यान रखना है इस चीज का। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 फारेनहाइट। ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू व्हाट 32 फारेनहाइट, ये सिंपल सा है 32 फारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, ये चीजें। अब हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या नॉर्मली हम पूछते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है या फीवर कितना है, तो आपको वो कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं बताता है। डॉक्टर आपको कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं बताता है, वो आपको बताता है किसमें फारेनहाइट में। फारेनहाइट में बताता है नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कितने के बराबर होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। ये देखा आपने। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर हो जाए तो हम बोलते हैं हमें बुखार हो गया, फीवर हो गया। तो डॉक्टर बताता है आपको 102 है। लोग सोचेंगे 102 क्या है डिग्री सेल्सियस। नहीं भाई, डिग्री सेल्सियस नहीं होता, ये 102 फारेनहाइट होता है या 101 फारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस अगर हो गया तो भाई एक बात बताओ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो आप तो वैसे उबलने स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है ना। अगर ऐसा हो गया, अगर डॉक्टर आपको बोल दे कि आपका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं 100 डिग्री फारेनहाइट होता है वो। डिग्री सेल्सियस जिस दिन हो गया आप उस दिन तो खत्म ही हो जाओगे। ठीक है, ये चीजें थी। अब ये था डिग्री सेल्सियस जो है उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है आपको, ये फार्मूला था इज इक्वल टू फारेनहाइट। लेकिन अगर फारेनहाइट को कन्वर्ट करना है तो इसको करो डिग्री सेल्सियस को बाहर लेके आओ इज इक्वल टू 5 - 32 ब्रैकेट क्लोज 5/9। ठीक है, आपको डिग्री सेल्सियस पता लगाना है। ठीक है, कि कितना है फारेनहाइट गिवन होगा। मान के चलिए 232 फारेनहाइट है, माइनस आपको पता लगाना 232 फारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है। 232 - 32 इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज 5/9, तो कितना हुआ 200। 5/9 इसको काट दो, 9 दूनी 18 बच के 2, 9 दूनी 18, फिर बच के 9 दूनी 18 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 1 1 एंड 11 111 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 232 फारेनहाइट। ठीक है, ये फार्मूला आप इसको चेक कर लेना। उसके बाद आज का मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, ये एग्जाम में आया 100 डिग्री सेल्सियस कितने फारेनहाइट के बराबर होता है, ये मुझे बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा इसी में क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोसोम पे कई बार क्वेश्चन आया है कि जो पी है, पी में कितने क्रोमोसोम, मेंडल ने जिस पे काम किया था, मेंडल ने जिस पे काम किया था पी, ठीक है ना, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। आपके 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, 14 क्रोमोसोम होते हैं।
ठीक है ना, पेयर कितने होते हैं 7, टोटल कितने हुए 14। अब ह्यूमन बीइंग, अच्छा पी का भी एक बार वो पूछा गया था, साइंटिफिक नेम क्या है, स्टाइवा। आगे आप बताएंगे मुझे क्या है स्टाइवा। उसके बाद ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर हैं, और टोटल कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 आपके क्रोमोसोम। वीट में, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, 21 पेयर होते हैं, 42 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। पेयर और क्रोमोसोम ध्यान रखना, ये 7 पेयर हैं, 7 पेयर्स हैं। और राइस में आप बताओ, 21 का वीट का ना उल्टा कर दो, 12 पेयर होते हैं इसमें, 12 पेयर्स होते हैं, और 24 आपके टोटल क्रोमोसोम होते हैं। ये था आज का। मैं आगे, लंबी हो जाएगी क्लास, मैं आगे इन पे साइंस का आज और कल में मैं फिनिश कर दूंगा जितना हो सके। एक दिन साइंस में केमिस्ट्री की क्लास, मैराथन क्लास, वो कंप्लीट कर देंगे, और 30 और 31 तारीख से आप अपना आराम से एग्जाम दे सकते हैं। बट मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप रिवीजन करें, मैक्सिमम रिवीजन करें, जितना हो सके वीडियो को बार बार देखें, या फिर अपने नोट्स बना लें। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नविता क्लासेस का, आप इस पर मुझे कोई भी कमेंट कर, अगर कोई क्यूरी है साइंस से रिलेटेड, यू कैन डिस्कस विद मी। एक दिन ऐसा होगा जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस की एक मैराथन क्लास लूंगा। इस साल में जितने भी आर्टिकल, अनुच्छेद, या कोई भी अनुसूची, या कोई समवर्ती सूची से, या आपकी स्टेट सूची से, या यूनियन लिस्ट से, संघ सूची से, कोई विषय अगर ऐसा आया, जैसे गवर्नर का हमेशा मुद्दा रहता है, तो मैं उस पर डेफिनेट डिस्कस करूंगा। अगर आप वीडियो में नए हैं या चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।